Good morning everyone. Jai Hind to all of you. This is Pooja Upadhyay from Shriram Public School. So let's start with the today's topic. डिमोनेटाइजेशन. आप लोगों को 8 नवंबर 2016 का दिन तो याद होगा जब सडनली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने 500 एंड 1000 की करेंसीज को बैन कर दिया था. यानी अब ये नोट्स नहीं चलेंगे. फिर हम सब अपने मम्मी पापा और हम सब लोग मिल करके बैंक के सामने लाइन लगाते थे, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगाते थे नोट्स एक्सचेंज करने के लिए. याद है वो दिन? आई होप सो आप लोग कभी नहीं भूले होंगे, राइट? सो आज हम लोग उसी टॉपिक पे लेक्चर है, ठीक है? सॉरी, मीनिंग क्या होता है इस डिमोनेटाइजेशन का? मीनिंग क्या है देखिए. अ विड्रॉवल ऑफ द लीगल स्टेटस ऑफ द करेंसी इन अ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डिमोनेटाइजेशन. जब भी किसी भी करेंसी की जो लीगल स्टेटस है, लीगल वैल्यू है, गवर्नमेंट उसको विड्रॉ करती है यानी ख़त्म कर देती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिमोनेटाइजेशन. क्योंकि उसके बाद जब किसी भी चीज़ का लीगल स्टेटस नहीं होता है तो वो चीज़ यूजलेस हो जाती है, ठीक है? इट इज़ रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ द करेंसी एंड इट बिकम जस्ट अ पीस ऑफ पेपर. जब गवर्नमेंट लीगल स्टेटस किसी भी करेंसी से विड्रॉ कर लेती है तो उसके बाद वो 500 की नोट हो या 1000 की नोट हो, वो हमारे लिए 2 रुपये के ज़ेरॉक्स पेपर के बराबर ही हो जाती है. इनफैक्ट 2 रुपये के ज़ेरॉक्स पेपर की भी वैल्यू 2 रुपये तो है, लेकिन इन दोनों नोट्स की वैल्यू ज़ीरो है बच्चे. ये सिंह चना वाले भी नहीं लेते जो पुरानी नोट बंद हो गई थी, ठीक है? सो आप लोग समझ में आ गया होगा. डिमोनेटाइजेशन का मतलब सिंपल है, लीगल स्टेटस नोट्स की विदड्रॉ कर लेना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिमोनेटाइजेशन, ठीक है? एग्जाम्पल 8 नवंबर 2016 ऑन विच डे द वैल्यू ऑफ द 1000 इज गेट निल ड्यू टू विड्रॉवल ऑफ द लीगल स्टेटस बाय द गवर्नमेंट. यानी 500 के और 1000 के नोट अगर अभी भी हमारे पास होंगे ना, वो पुराने वाले, तो उसकी वैल्यू क्या है? ज़ीरो, ठीक है? नेक्स्ट, आफ्टर द विड्रॉवल द वैल्यू ऑफ द करेंसी विल बी नॉट. आफ्टर द विड्रॉवल द वैल्यू ऑफ करेंसी इट विल नॉट टू बी सपोज टू यूज द सेम करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. क्या लिखा है? आफ्टर द विड्रॉवल द वैल्यू ऑफ करेंसी इट विल नॉट टू सपोज टू यूज द सेम करेंसी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसका मतलब अगर लीगल स्टेटस ख़त्म हो गया है तो आप उस करेंसी को किसी भी गुड्स या सर्विस को लेने के लिए यूज़ नहीं कर सकते. एक सिंपल है, अगर आज भी आपके पास 1000 के नोट्स है, कहीं आपने छुपा करके रखा है, तो भी माय डियर वो एक पेपर है, कचरा है, फेंक दीजिए. उसका कोई भी इम्पॉर्टेंस मीनिंग अब नहीं रह गया क्योंकि उसकी वैल्यू गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली है, ठीक है? तो अब उस नोट को कोई भी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी किसी भी ट्रांजेक्शन के बदले में नहीं लेगा, ठीक है? नेक्स्ट है फीचर्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. अब हम लोग कहते हैं क्या फ़ायदा हुआ नोटबंदी करके? 500 की नोट बंद किए, फिर नई 500 की नोट तो छाप ही दिए ना, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ? देखिए क्या फ़ायदा हुआ. फर्स्ट वन क्या है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स. जितनी भी टैक्स की चोरी होती थी सारी पकड़ा गई बच्चों. यानी कि टैक्स कैलकुलेशन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है इस डिमोनेटाइजेशन ने. कैसे? जितनी भी पुरानी नोट्स थी, जो भी हम लोग होर्डिंग करके रखे थे तकिए में, राशन के डब्बे में, बिस्तर के नीचे, अलमारी में, कबर्ट में, वो सारी हमें निकाल करके एक्सचेंज करनी पड़ी इसी डर से कि कहीं बंद हो गया तो वैसे भी नहीं चलेगा. तो हमने क्या किया? सारा का सारा पैसा बैंक में डाल करके डिपॉजिट किया या तो एक्सचेंज किया, राइट? इससे गवर्नमेंट को पता चल गया है कि किसके पास कितने पैसे थे, ठीक है? तो मालूम है उन लोगों ने एक लिमिट दिया था, कुछ शायद 1 लाख या 2 लाख ऐसे कुछ था कि उस लिमिट के ऊपर मतलब उतना आप डिपॉजिट करते कोई इश्यू नहीं था, मतलब एक लिमिट था फिक्स, ठीक है? लेकिन अगर 1 लाख या समथिंग से कुछ ऊपर होता है तो वो आपको एक नोटिस भेजते थे कि इतने सारे कैश आपके पास कहाँ से आए थे, राइट? तो आपको बताना है कि वो आपका इनकम है तो किस तरह का इनकम है. और ये हमारे लिए और हमारे गवर्नमेंट के लिए बहुत हेल्पफुल रहा क्योंकि इसके थ्रू उन लोगों ने गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से टैक्स कैलकुलेशन किया जो उनको बहुत हेल्पफुल रही. और आपने खुद देखा होगा कि बहुत सारा टैक्स भी जमा हुआ था उस टाइम पे, ठीक है? तो ये सबसे पहला हेल्प हुआ. दूसरा क्या है? टैक्स इवेशन कंट्रोल मेजर्स. यानी जितने लोग टैक्स की चोरी कर रहे थे कैश ट्रांजेक्शन करके, वो सारे के सारे पकड़ा गए थे. किसमें? डिमोनेटाइजेशन के थ्रू, ठीक है? तो ये फ़ायदे हुए. नेक्स्ट क्या है? चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम. इसका मतलब क्या होता है? देखो, जनरली हम लोग पैसा अपने पॉकेट में रखेंगे तो उसकी वैल्यू ज़ीरो है. माय डियर स्टूडेंट, वैल्यू ज़ीरो का मतलब मैं ये कह रही हूँ कि आज आपने अपने पॉकेट में 100 रुपीज़ रखा तो 10 दिन बाद भी उसका वैल्यू 100 ही रहेगा, 1 रुपये भी नहीं बढ़ेगा. लेकिन अगर आपने 100 रुपीज़ किसी कंपनी में, किसी बैंक में इन्वेस्टमेंट किया
तो माय डियर उस पर कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड इफ़ यू डिपॉजिट दैट मनी इन द इन्वेस्ट दैट मनी इन द कंपनी, या तो फिर इंटरेस्ट, इस तरह से आपको इनकम अर्न होगा। तो नोटबंदी की वजह से जितने भी घर में पैसे रखे गए थे सारे बैंक में चले गए, ठीक है। अब बैंक ने वो पैसे अपने पास तो रखे नहीं, मार्केट में सर्कुलेट कर दिया, इससे बहुत सारा इनकम अर्न हुआ। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चैनलाइजिंग द सेविंग इनटू द फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। अब बताइए अगर आप घर में 10,000 20,000 30,000 रखे थे तो उस टाइम पे आपने बैंकों में जमा किया, अब घर पे वो कई महीने से थे तो उसका वैल्यू उतना ही रहा जितना आपने रखा था। बट when due to this demonetization you deposited that amount in the bank, आपको पता है उसके बाद आपने कितना इंटरेस्ट कमाया, राइट। सो दिस इज अ नेक्स्ट फीचर्स ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। द लास्ट वन, क्रिएटिंग द लेस कैश इकोनॉमी, इसका मतलब कैशलेस इकोनॉमी। आपको पता है अब जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है, आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द पीपल नॉट कीपिंग द मनी एज अ होर्डिंग करते हैं। कुछ हमारी हैबिट्स होती है, कुछ हॉबीज़ होती है लोगों की, सॉरी हैबिट्स होती है कि हम इतने जल्दी तो सुधरेंगे नहीं, राइट। तो अभी भी कई लोग पैसे होर्डिंग करते हैं, लेकिन द जो वैल्यू है वो बहुत कम है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं फिर से डिमोनेटाइजेशन हो गया तो। इसीलिए लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपना पैसा बैंकों में डालते हैं, ठीक है, इंस्टेड ऑफ कीपिंग कैश। इससे भी कितना फ़ायदा हो गया, देखो घर में अगर पैसा रहता तो चोरी होने का डर रहता है, अब हम लोग डिजिटल पेमेंट करने लग गए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, अपना सारा का सारा पैसा बैंक में रखते हैं। क्योंकि जब भी कोई पेमेंट करना होगा तो गूगल पे है, नेट बैंकिंग है, भीम है, रुपे है, पेटीएम है, राइट। तो इससे क्या हो गया, हमारा जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसा इकोनॉमी हो गया, कैशलेस इकोनॉमी। तो फायदे हुए कि नहीं डिमोनेटाइजेशन के, क्लियर। चलो नेक्स्ट टॉपिक, इम्पैक्ट ऑफ द डिमोनेटाइजेशन। मनी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हुआ, प्राइवेट वेल्थ, जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी, रियल इस्टेट वाली बिजनेस जो थे, ठीक है, उसमें इफेक्ट हुआ, पब्लिक सेक्टर में इफेक्ट हुआ, फिर रियल इस्टेट में भी इसका फ़र्क पड़ा। रियल इस्टेट में पता है आपको क्या हुआ, सारे प्रॉपर्टीज़ के रेट धम से गिर गए, मतलब डाउन हो गए, ठीक। और टैक्स इनकम सबसे हाई हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर्ड आपने बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 9th 10th 8th 7 में भी आपने सुना है, हिस्ट्री में कई सारे रिफॉर्म्स हुए हैं। तो आज हम लोग 11th में भी एक नया रिफॉर्म्स देखेंगे, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म यानी सिंपल है, जो भी कैश, इकोनॉमिक्स जब भी दिमाग में आए एक ही चीज़ ध्यान में रखिएगा, इकोनॉमिक्स का मतलब है पैसे से रिलेटेड कोई ना कोई डिसीजन होगा, राइट। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मीन्स चेंजिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी, समथिंग इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारी कंट्री में कब आया, 1991 में, ठीक है, थ्रू द एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड द लास्ट वन क्या है, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। पहला क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ओके। अब हम इनके बारे में डिटेल्स में देखेंगे। हम सॉरी, लिबरलाइजेशन का सिंपल मीनिंग है, लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि जो भी लाइसेंसिंग सिस्टम था उसको रिमूव कर दिया गया। प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस में ये देखा गया कि मोस्ट ऑफ लोग अपना खुद का बिजनेस नहीं स्टार्टअप कर रहे हैं, एंकरेज नहीं हो रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कर रहे हैं, सब मोस्ट ऑफ द लेबर एक्टिविटीज़ में ही डिपेंड थे। उसका रीज़न फाइंड आउट किया गया तो ये देखा गया कि 1991 के पहले जो भी लोग थे वो बिज़नेस में कम और सैलराइज जॉब में ज़्यादा जाते थे, जहाँ सैलरी मिल जाए बस, ठीक है। तो रीज़न फाइंड आउट किया गया तो पता ये चला कि बिज़नेस खोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना बिज़नेस खोलने में कैपिटल रिक्वायर्ड नहीं है उससे ज़्यादा तो हम लोगों को लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन, ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, लिबरलाइजेशन के अंदर ये सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया। दैट ड्यू टू दिस now no one can need to take the license except some product like petroleum, alcohol, kerosene, some like this. इन गुड्स को छोड़ करके अगर आप कोई भी गुड्स प्रोडक्शन कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, शॉप खोल रहे हो तो आपको लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज़ है, अगर आप मेडिकल लाइन में जा रहे हो तो वहाँ पे आपको लाइसेंस लगेगा, यानी कि 2-4 आइटम्स को छोड़ के बाकी सारे बिजनेस के लिए लाइसेंस जो लगता था पहले, दैट थिंग इज़ रिमूव्ड। उसके अलावा जो भी गुड्स आप डील करेंगे उसका प्राइस भी आप खुद से डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो भी रेस्ट्रिक्शंस थे बिजनेस स्टार्टअप करने में वो सारे के सारे रेस्ट्रिक्शंस रिमूव कर दिए गए अंडर द लिबरलाइजेशन। क्लियर हुआ।
नेक्स्ट है प्राइवेटाइजेशन। सिंपल है, प्राइवेटाइजेशन यानी सारे सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर देना। यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, पहले हमने ये देखा कि जो बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है राइट, उनमें मोस्ट ऑफ लॉस ही चलता है। क्यों? अभी सिंपल एग्जांपल दे देती हूँ आपको मैं। इंडियन रेलवे देखिए कितना लॉस होता रहता है राइट। पब्लिक सेक्टर यूनिट बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है, फिर भी यहाँ पे बहुत रेयर प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो फाइंड आउट किया गया कि क्यों, तो उसमें कई चीज़ें ये देखी गई कि जो पब्लिक सेक्टर है उसका कैपिटल टर्नओवर, कैपिटल बहुत है, बिजनेस बहुत बड़ा है, लेकिन वहाँ की एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस जीरो है, जिसकी वजह से सारा का सारा कैपिटल लॉस में कन्वर्ट हो जाता है और कोई भी प्रॉफिट जनरेट नहीं होती, क्योंकि उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ वेरी पुअर राइट। इसीलिए हमने प्राइवेटाइजेशन एक्सेप्ट किया। अब प्राइवेटाइजेशन में होता क्या है, दैट वी आर आइदर पार्शियली और फुल्ली टेकन द गिवन द ओनरशिप टू द प्राइवेट सेक्टर। ठीक, जब प्राइवेट सेक्टर का ओनरशिप हो जाएगा तो इससे फ़ायदा क्या होगा। अब प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटो क्या होता है, प्रॉफिट 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 राइट। सो फॉर जनरेटिंग द प्रॉफिट दे डू एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क राइट। तो इसीलिए क्या किया गया, प्राइवेट सेक्टर को पब्लिक सेक्टर्स के थ्रू प्राइवेट सेक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, जिससे क्या होने लगा, वही सारे इंडस्ट्रीज़ में अब प्रॉफिट जनरेट होने लगा, वर्क की एफिशिएंसी इंक्रीज हो गई, मैनेजमेंट अच्छा हो गया और क्वालिटी इंप्रूवमेंट भी हो गया। इसीलिए हमने क्या किया, प्राइवेटाइजेशन को एक्सेप्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ग्लोबलाइजेशन। सिंपल है, ग्लोबलाइजेशन मतलब पूरी दुनिया को अपना गाँव समझ लो। यानी जैसे हम लोग वाइल स्टेइंग इन अ विलेज, जब हम लोग गांव में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो हम आस पड़ोस के लोगों के घर जाने के लिए किसी की परमिशन लेते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बगल वाले के घर में तो हम जब मन चाहे तब चले जाते हैं। इनफैक्ट हम जितना अपने घर में नहीं रहते उससे ज़्यादा तो हम अपने दोस्तों के घर में रहते हैं राइट। तो सेम वे ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में ये कहा गया है जैसे आप एक गांव में रह करके बगल वालों के यानी अपने नेबरहुड के घर जाने के लिए किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक वैसे ही इंडिया एक कंट्री है तो सेम वे उसके भी जो नेबरहुड कंट्रीज है वहाँ पे जाने के लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। यानी टू कंसीडर द होल वर्ल्ड एज अ सिंगल विलेज एंड ड्यू टू दिस you can able to do the business activity or the movement of yourself from any country to anywhere at any time। ठीक है, तो वो रिस्ट्रिक्शन भी यहाँ पे हटा दिया गया। एलपीजी और डिटेल्स में आप 9th में पढ़ चुके हैं, इसके लिए हमने इसका नोट्स नहीं दिया है बिकॉज यू हैव टू राइट दिस बाय योर ओन। I explain you whatever that thing only you have to make the notes. If you having any doubt ask me in the evening lecture. So moving to the next one, objective of economic reforms। ये 1991 में एलपीजी आया ही क्यों? उसके पहले जब एलपीजी नहीं था तब भी तो कंट्री अच्छी सा चल रही थी। नो माय डियर, बिफोर 1991 कंपनीज अच्छे से नहीं चल रही थी, कंट्रीज़ में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रही थी, डेवलपमेंट बहुत ही प्रॉब्लमेटिक हो गया था। दैट्स वाई वी अडॉप्टेड दिस थिंग। अब इसके फ़ायदे क्या हैं देखिए। फर्स्ट वन इज मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सिस्टम का मतलब क्या होता है, देखो एलपीजी आया, इसका मतलब लाइसेंस चला गया, प्राइवेट सेक्टर मैनेजमेंट हो गया और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हम किसी भी इंटरनेशनल कंट्री, फॉरेन कंट्रीज़ में जा करके अपना बिजनेस कर सकते हैं। जब हम किसी और कंट्रीज़ के साथ बिजनेस करते हैं तो माय डियर हम सिर्फ गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज नहीं करते हैं विद द मनी और मनी वर्थ, उसके अलावा हम वहाँ के ट्रेंड को भी एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के फैशन को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ के लैंग्वेज को एक्सेप्ट करते हैं, वहाँ जो भी ट्रेंड है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं। तो इससे होता क्या है, हमारे यहाँ पे भी टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सारी जो टेक्नोलॉजीज हम आज यूज़ करते हैं, वाई मतलब ये किसकी बदौलत है, एलपीजी की ही वजह से है। समझ में आया? द नेक्स्ट वन है एलिमिनेटिंग द अनप्रोडक्टिव कंट्रोल। अनप्रोडक्टिव कंट्रोल यानी वो सारे चीज़ को हमने रिमूव कर दिया जो अनप्रोडक्टिव है। जैसे कोई भी डिसीजन लेना है, जैसे पब्लिक सेक्टर हो गया, अब पब्लिक सेक्टर में जैसे मैंने पहले ही बताया एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस नहीं होती है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके पास कई काम होते हैं, तो वो अपने पब्लिक सेक्टर के बारे में जब डिसीजन लेना होता था तो उस टाइम पे भी वी नीड टू टेक द परमिशन, सजेशन, फाइनल डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट इटसेल्फ राइट, विच टुक द वेरी डिले प्रोसीजर। दैट्स वाई हमने क्या किया, उनका जो पब्लिक सेक्टर का यानी गवर्नमेंट का जो भी इंटरफेरेंस था उसको पूरी तरह से रिमूव कर दिया।
तो इससे हुआ क्या, ये जो अनप्रोडक्टिव जो टाइमिंग हमारी जाती थी, जो वेस्ट होती थी, वो सब खत्म हो गया और प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ने लगा। तो यहाँ क्या है, एलिमिनेटिंग द अनप्रोडक्टिव कंट्रोल, ठीक है, यानी जो फालतू की चीज़ें हैं जो ज़रूरी नहीं है वो सारी एक्टिविटीज़ को हमने क्या किया, रिमूव कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कनेक्टिंग द इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक्स को पूरे वर्ल्ड के साथ क्या किया, मर्ज कर दिया बिकॉज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है अट्रैक्टिंग द एफडीआई, एफडीआई मीन्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कैसे अट्रैक्ट हुआ, कोई भी इंसान किसी भी कंपनी में पैसा कब लगाता है, जब दे नो दैट, व्हेन दे नो दैट कि इस पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें अच्छा रिटर्न्स मिलेगा, ठीक है। और वो कंपनी जिसके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है वो ऐसा क्या करे कि इन्वेस्टमेंट उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, अच्छा परफॉर्मेंस दे, आउटपुट ज़्यादा दे, प्रॉफिट जनरेट करे हाई रेंज में, तभी लोग वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे। अब एलपीजी की वजह से क्या हुआ, प्राइवेटाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पे जो भी इंडस्ट्रियल सेक्टर थे वो ज़्यादा एफिशिएंट हो गए, उसकी वजह से यहाँ पे भी प्रॉफिट ज़्यादा रेंज में जनरेट होने लगा, ठीक है। तो इसकी वजह से फॉरेनर्स भी हमारे इंडियन कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। नेक्स्ट है एंकरेजिंग द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसीलिए एंकरेजमेंट भी हुआ, प्राइवेट सेक्टर में प्रॉफिट अच्छा खासा होने की वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने लग गए। नेक्स्ट है इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, सो ड्यू टू दैट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व यानी डॉलर्स जो हमारी कंट्री में है वो बहुत ज़्यादा आने लगा और वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, जो हमें फ्यूचर के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है हमारी कंट्री के लिए। दैट टाइम व्हेन वी नीड टू प्रिंट आउट आवर करेंसी, व्हेन वी नीड टू गो फॉर द इंटरनेशनल बिजनेस, तो वहाँ पे जो भी पेमेंट्स वगैरह करने रहते हैं वो सारे चीज़ के लिए हमें फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ये सब करने से यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है स्टेप ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुआ उसका स्टेप बाय स्टेप हम देखते हैं। सबसे पहले न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, यानी इंडस्ट्रीज़ को रन आउट करने की जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी, लाइसेंसिंग, रजिस्ट्रेशन सिस्टम, वो पूरा रिमूव हो गया और न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी आ गई, यानी कि मोस्ट ऑफ कंट्रोल गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस को रिमूव कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है न्यू ट्रेड पॉलिसी, यानी पहले जो ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थे वो भी यहाँ पे हटा दिए गए, ठीक है। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन पूरी तरह से रिमूव किए गए और ट्रेड रिस्ट्रिक्शन फ्री कर दिया गया। नेक्स्ट है कैपिटल रिफॉर्म्स। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स का मतलब ये होता है, कैपिटल मार्केट यानी वो मार्केट जहाँ से हम लोग पैसे जनरेट करते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी जो गवर्नमेंट के रेस्ट्रिक्शन थे उसको भी पूरी तरह से रिमूव कर दिया गया। एक बॉडी अपॉइंट की गई, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कंट्रोल करती है मार्केट को, जो मार्केट के सारे एक्टिविटीज़ पे अपनी नज़र बनाए रखती है कि सारी चीज़ें प्रॉपर हो रही है या नहीं। किसी भी कंपनी को डूबना नहीं है, ना ही कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले लोगों का पैसा डूबना चाहिए, ठीक है। ये सारी एक्टिविटीज़ पे कंट्रोल करने के लिए सेबी को अपॉइंट कर दिया गया। अब नेक्स्ट है मॉनेटरी रिफॉर्म्स। मॉनेटरी रिफॉर्म्स यानी कि जो गवर्नमेंट मार्केट में मनीज, कैश के डिमांड और सप्लाई को जो कंट्रोल करती है वो एक्टिविटीज़ में भी चेंजेस किया गया। यानी कि जैसे मान लीजिए मार्केट में इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन है, तो बैंक उसको किस तरह से कंट्रोल करती है, मॉनेटरी पॉलिसी से, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे बैंक रेट हो गया, रेपो रेट हो गया, रिजर्व रेपो रेट हो गया, ये सारे एलिमेंट है जिसके थ्रू वो मॉनेटरी मार्केट को कंट्रोल करते थे, ठीक है। तो इसमें भी चेंजेस आ गए। लास्ट वाला है फिजिकल रिफॉर्म। फिजिकल रिफॉर्म्स यानी कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर ओवर इनकम होता है उसको हम लोग फिजिकल रिफॉर्म्स बोलते हैं। जो जनरली फिजिकल डेफिशिट ही होता था मोस्ट ऑफ, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो जितना इनकम अर्न नहीं करती थी उससे ज़्यादा तो वो एक्सपेंडिचर कर देती थी। अब आपका क्वेश्चन होगा, मैम गवर्नमेंट का इनकम क्या होता है? माय डियर स्टूडेंट, टैक्स, पेनल्टीज, फाइन्स, फिर पब्लिक सेक्टर के थ्रू जो इनकम आता है वो, और उसका एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट के लिए जैसे रोड बनाना, डैम बनाना, ब्रिज बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी करना, हॉस्पिटल, एजुकेशन, फिर सब जो रिटायरमेंट एज वाले पेंशन है, ठीक है, ये सारी एक्टिविटी इनकी होती है, ये सारे एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पे क्या हो गया, फिजिकल डेफिसिट जो होता था वो भी कम हो गया, यानी अब कम से कम लॉस होने लगा और फिजिकल रिफॉर्म्स की वजह से इसमें भी चेंजेस हो गए। नेक्स्ट है डिसमेंटिंग द प्राइस कंट्रोल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट हुआ। पहले क्या होता था, मोस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़ के गुड्स के प्राइस रेंज जो है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती थी। तो ये थोड़ा सा अजीब लगता था कि प्रोडक्शन एक्टिविटी हम लोग करें, आई मीन प्राइवेट सेक्टर करे, और उसका रेट गवर्नमेंट डिसाइड करे। तो इसकी ये डिस्प्यूट, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा अराइज होता था।
सो ड्यू टू द न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म ये चीज़ को भी रिमूव कर दिया गया, यानी गवर्नमेंट टुक द back their hand while controlling the price of the product. Yani now the businessmen themselves decide the price of their goods, right? But it should be acceptable by the society. ठीक है, तो ये सारे हो गए economic reforms. So today we stop here only. If you having any doubt, ask me in the evening lecture. Happy and stay home, stay safe. Homework as usual, whatever the topic I teach you today, all those question explanation you have to write by your own. As I always saying, student, please be ready with your complete notes, because at any time I can demand your homework. Okay, Jai Hind.